सभी उन अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा में मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए अहर हैं और अभी उनको रिजल्ट वेट नहीं करना है, उनको संदर्भित करते हुए और एक आकलन करने हेतु अन्य समस्त करंट में सब्सक्राइबर्स या संभावित सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले और शेयर करने वाले समस्त विधि के क्षेत्र के बंधुओं, उनके सहमित्रों को मैं अपना साधुवाद प्रेषित करता हूँ। हमारा प्रकाश आज साक्ष्य अधिनियम के एक सेक्शन 132 पे है। किसी भी सेक्शन में बेयर एक्ट में उपबंधित शब्द वर्जन चाहे हिंदी हो अथवा इंग्लिश, उसको शब्द सह लिखने या उसको भाव में अपने शब्दों में लिखने के बारे में एक वैचारिक द्वंद्व संस्थानों, कोचिंग संस्थानों, शिक्षण संस्थानों या उन बच्चों के बीच में होता है जो इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होते हैं। इसी असमंजसपूर्ण स्थिति को साफ करने हेतु आपको पता है कि इस मुख्य परीक्षा में एविडेंस का सिंगल पेपर होगा 100 नंबर का। रत्ती भर भूमिका न हिंदी की कम है न इस साक्ष्य विधि की कम है। 132 को आप जब पढ़ते हैं तो उसका सीधा भावपूर्ण अर्थ क्या कहता है। बेयर एक्ट की एक एक लाइन को अगर पढ़ें तो लाइन इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य नहीं होगा। मतलब विद इन ट्रायल कोर्ट चाहे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की हो चाहे सेशन कोर्ट की हो, जहां गवाही ली जा रही है उनमें गवाहों के बयान के दरमियान उनके निजी अधिकार उनके विवेक पर आधारित नहीं है। उनको कानून के दायरे में बांधा गया है। कानून का ये अप्रोच क्यों है? ऐसा क्यों है कि कोई गवाह ये कह के नहीं बच पाएगा। याद रखिए आर्टिकल 20 जो कई प्रकार के 3 प्रकार के विशेषाधिकार देता है, जो मौलिक अधिकार है, उसकी आड़ लेकर गवाह कि हमको ये बातें हमको ही अपराध में फंसा सकती हैं, इसलिए हम सच न बोलेंगे, हम गवाही न देंगे। इस अप्रोच को अगर कठोर शब्दों में कहें, व्यवहारिक शब्दों में कहें, इसका अनुपालन अगर गवाह के विवेक पर डाल दिया जाता तो 98 क्या 99% गवाही जो कि विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरणा, धमकी का शिकार तो होती ही है, लेकिन यहाँ आकर के वो निश्चित तौर पर अर्थहीन हो जाती। और आप जानते हैं किसी भी जजमेंट के न्याय निर्णय के लिए गवाही का क्या अर्थ है, कितनी महत्ता है। तो इसीलिए किसी भी कानून को समझने के लिए उसके पीछे का अप्रोच समझना जरूरी है। बिल्कुल व्यवहारिक, एज ए मूट कोर्ट, एज ए अपनी सड़ी गली कचहरी से लेकर ग्रेटर नोएडा की थोड़ा अल्ट्रा मॉडर्न अपनी यूपी की, जहां के कम से कम वकील साहिबान कायदे से पेश आते हैं, नहीं गमछा रखे चले आए कोर्ट में, और गवाह भी वैसे पहुंचता है। पूरी कचहरी जूनियर डिवीजन फर्स्ट क्लास की भरी पड़ी रहती है, कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई अनुशासन नहीं दिखता, लेकिन उसी के बीच ये सब चलता है। और इसकी प्रमाणिकता, इसकी वैधानिकता में तनिक भी संदिग्धता तो है नहीं।
यहाँ कोई टाई सूट बूट वाला तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो कोर्ट कह देगी वो ब्रह्म का टीका है, जब तक कोई ओवर कोर्ट उसको ओवररूल नहीं कर देती। 132 के परिप्रेक्ष्य में हम बातों को समझें तो जिन चीज़ों को 132 फोकस करती है, दबाव डालती है, विवेक को एक सीमा में बांधती है, किसके? साक्षी के। साक्षी स्वतंत्र नहीं है हर कुछ कहने के लिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में इस सेक्शन से जुड़े हुए रिलेटेड एक केस है, 1980 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको डिसाइड किया गया था। रघुवीर सिंह बनाम गुरचरण सिंह। इस केस में वर्ड प्रयोग है कि जब कोई गवाही देने वाला साक्षी शपथ ले लेता है तो शपथ लेने के बाद वो बहाने अपने नहीं कर सकता, वो बच नहीं सकता। वो निश्चित तौर पर 100% उन चीज़ों को अपने ही अर्थों में जो आवश्यक है कोर्ट के लिए, निर्णय के लिए, उसका अनुप्रयोग करेगा ही करेगा। और दूसरा इसी से जुड़ा केस बाई शांता बनाम उमराव अमीर का है। इसमें भी कोर्ट ने स्पष्ट, इसका जो जजमेंट था, इसका मूल था, यदि गवाह प्रश्न पूछने पर कोई आपत्ति नहीं करता, समझें इस बात को, यदि गवाह प्रश्न पूछने पर उसकी प्रकृति पर कोई आपत्ति नहीं करता तो उत्तर देने से मुकर नहीं सकता। यानी अटकल पच्चू जो सवाल पूछे जाते हैं कोर्ट के भीतर क्रॉस एग्जाम में वकीलों द्वारा या किसी गवाही में भी, चीप बयानी आपका चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर सामने वाला वकील आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, वो आप उस पर राजी हो गए, उसके उत्तर में आ गए, तो आप बाद में ये नहीं कह पाएंगे कि हम इसका उत्तर देने से बचना चाहते हैं क्योंकि ये मुझे खुद एक ऑफेंस में फंसा देगा। इस पॉइंट को केवल एविडेंस के पॉइंट से मत देखें। इस शब्द को, इस अन्वय को, जजमेंट के लाइन को, जो कि शांता बनाम उमराव अमीर के केस में है, एक इक्विटी की थ्योरी है, कहती है विलंब साम्या को पराजित करता है। और उसका इंग्लिश वर्जन है विगिलेंटिवस इट नॉन डरमेनेटिवस जूरा सुबु इनिट। उसका हिंदी अनुवाद है साम्या जागरूक की सहायता करती है। तो इस टॉपिक पर, यानी 132 से अगर सवाल आता है मुख्य परीक्षा में, तो ये दोनों केस उसके कहे गए बातों को 2 लाइन में, ज़्यादा नहीं, लेकिन बगैर 2 लाइन के केवल केस महत्वहीन, और उस पर मौलिकता का पुट देने के लिए ये साम्या की थ्योरी कैसे, साम्या की थ्योरी कैसे, साम्या की थ्योरी को समझें तो क्या कहती है, साम्या जागरूक का मदद करती है। आप खुद सतर्क नहीं हैं तो आप फंसेंगे। कहने का मतलब, अगर गवाह प्रश्न पूछने पर ही साक्षी ये टीका टिप्पणी कर देता है ये अनुचित सवाल है, तो सेफ जोन में है। अगर वो इस पे चूक कर जाता है तो बाद में कानून के दायरे में आ जाता है। तो किसी भी सेक्शन से जुड़े हुए मुख्य परीक्षा में पूछे गए सवाल, मुझे जहां तक जानकारी है, ये सवाल सन 88 में एपीयू में पूछा गया, उसकी मुख्य परीक्षा में, और इसका उत्तर लिखने के लिए रिपीटेड, जो भी आपको कोचिंग दे रहा है, जो भी आप किताबों से पढ़ रहे, कहीं से पा रहे, उसमें चीज़ों को आप कनेक्ट करते हैं, लेकिन जो मौलिक विधि को, मौलिकता को, जो आपको भीड़ से बिल्कुल अलग करता है, वो कुछ ऐसी ही चीज़ों से अलग हो सकता है। एक तो सामंजस्यपूर्ण स्थिति, एक जोड़ की स्थिति, और एक
आपके दिमाग में ये जरूर जानी चाहिए चीजें कि ये कनेक्ट कहां से हो रहा है। उसका दो ही लाइन में, क्योंकि रफ्तार बहुत होता है, 10 मिनट का टाइम नहीं होता। इस शब्द को जितना हमने बोला है अगर शब्दों में कसें तो 15, 17, हद 20 लाइन में कंप्लीट आंसर होता है। और इसके शुरुआत में ही केस के प्राकथन से या शुरू कर दें और लास्ट में इस इक्विटी की थ्योरी से इसका समापन कर दें। यह प्रश्न अन्य से भीड़ में अलग करेगा आपको। ऐसे ही साक्ष्य विधि से जुड़े हुए और प्रसंगों को देखने के लिए विधि के हर पेपर पर, जो कि इस अभियोजन अधिकारी के पेपर में है, भारतीय दंड संहिता, हिंदी में मौलिकता कैसे लाएं, निबंधात्मक शैली में गवेषणात्मक अथवा विवेचनात्मक दोनों का प्रयोग सुधी सुरम्य ढंग से कैसे करें, उसके लिए भी आपको साहित्यिक, वैचारिक और निहायत ही धारा प्रवाह विचारों से युक्त होना पड़ेगा। और कैसे होगा? ये सतत अभ्यास से होता है। कुछ इक्का दुक्का जेनेटिक होता है, लेकिन अधिकतर अभ्यास से होता है। कोई भी व्यक्ति अगर रेगुलर उस अप्रोच में है, अच्छे गाइडेंस में है, तो इस मौलिकता का विकास उसका होगा ही होगा। लॉ को पढ़ने, उसको सामाजिक व्यवहारिक पहलू से जोड़ने और विधि के अन्य विभागों से, विधि की अन्य धाराओं से, जैसे इसी में अगर इक्विटी की थ्योरी आप जोड़ते हैं 132 में, तो आप इसमें 2 लाइन और बढ़ा के लिख सकते हैं। हालांकि इसका प्रयोग लिमिटेशन एक्ट के आ जाने की वजह से उतना प्रभावी नहीं रहा, लेकिन प्रभावहीन भी नहीं रहे। इससे एग्जामिनर के दिमाग में आपके प्रति, आपके दिमाग के प्रति चतुर्दिक सोच के आधार का पता चलेगा कि आप सिर्फ एविडेंस से नहीं जानते, आप लिमिटेशन भी जानते, आप अप्रोचिकल सोच रखते हैं, इक्विटी लॉ से भी वाकिफ हैं और मतलब समझते हैं। यानी अगर कभी आपको कोर्ट में एज ए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर इस मुद्दे पर बहस करने को आया, तो ये सब डिफेंस में आप सरकार की तरफ से, सरकार के पक्ष में इसका धक्काड़े से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये विकास एकेडमिक ही होगा तभी, वहां कोई मुंशी नहीं सिखाने वाला और न कोई सीनियर न कोई जूनियर। यही आपको उस कचहरी की भीड़ से भी अलग करेगा, चाहे आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हों और चाहे सरकारी हों, क्या फर्क पड़ता है। तो तैयारी का मादा ये होना चाहिए, सरकारी हो गए तो ठीक, नहीं तो धुरंधर अशोक खरे जैसे वकील बनेंगे, मलानी जैसे वकील बनेंगे। ऐसी मानसिकता, ऐसा धरोहर अपने दिमाग के भीतर मानसिकता का रखना चाहिए। हमें उम्मीद है सेक्शन 132 एविडेंस एक्ट पर यह संक्षिप्त टिप्पणी 4 प्रकार की सार्थकताओं को संपुष्ट करती है। पहला, इसका विवेचन आपको वेयर एक्ट पढ़ने के लिए सरल, सुगम, व्यवहारिक भावों से भरती है। साथ ही इसके प्रयोग के लिए जो मूट कोर्ट में चलता है उसके प्रत्यक्ष दृश्य से पढ़ते वक्त अवगत कराती है। तीसरा, स्मृति में कहानी के साथ वो ऐसे अंकित होती है जिससे फिर कभी भूलेगी नहीं। केस लॉ को इसी के सहारे, इन्हीं सब बिंदुओं के सहारे ऐसे कस के याद किया जा सकता है जिसमें अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लगा हुआ सहायक संपुट अन्य विधियों से उसका जोड़ आपको अनूठा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। मेरे विधि के क्षेत्र से जुड़े हुए सारे यूट्यूबर्स मित्र मेरी बातों से सहमत होंगे। मैं इस प्रकार के बातों को कह के आपके भीतर के मन की अन्य मनस्कता दूर करना चाहता हूं। आप बोझिल दिमाग से एग्जाम हॉल में न जाएं, खेल खेल में खेल जाएं। ममता बनर्जी ने बोला था ना मोदी जी को
खेला होवे करेगा तो खेला हो गया। ऐसे ही हंसते खिलते और व्यवहारिक, हमेशा वेयर एक्ट पढ़ते समय आपके दिमाग में सिर्फ कचहरी चलनी चाहिए, जिला हाईकोर्ट कम। एक भी लाइन पढ़ते वक्त कचहरी भूले ना। देखिए फिर कैसे रंग आता है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं हर बार रिपीट कर रहा हूँ, इस बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 7705090393 पर कनेक्ट हों। अगर हमसे आप मार्गदर्शन चाहते हैं, टीचिंग चाहते हैं, प्रक्रियात्मक विधि के पेपर पर अपने संशयों को दूर करना चाहते हैं, खास करके इस मुख्य परीक्षा के लिए आप अपनी तैयारी में धार देना चाहते हैं, तो देरी ना करें। हमारा बैच 1 सितंबर 2022 से स्टार्ट है। हम आपको आपके कमरे के भीतर ऐसे रखेंगे कि जैसे लग रहा है एपीओ का एग्ज़ाम आज ही है। ठीक है? सबको मेरा साधुवाद और विनम्र अभिवादन। सत्यमेव जयते।